नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं पंजाब की खबर के साथ। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से उथल पुथल मच गई है। खबर आई कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके समर्थन में कैबिनेट मंत्री रज़िया सुल्ताना और महासचिव योगेंद्र ढींगरा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इधर कैप्टन को सिद्धू पर निशाना साधने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू अनस्टेबल है। निर्णय भी लेना होंगे तो फिर मैं एक भी क्योंकि निर्णय लेने में बड़ा दर्शनी घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा अचानक आने से कांग्रेस वाले भी हैरान रह गए। सोनिया गांधी के नाम एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि वो पंजाब के भविष्य से कभी समझौता नहीं करेंगे। सिद्धू की नाराजगी की वजह उनके हिसाब से मंत्रिमंडल में दागी मंत्री शामिल, विरोधी एसएस रंधावा को गृह मंत्रालय दिया गया और कैप्टन के सिद्धू को देश विरोधी बताने वाले बयान पर पार्टी की खामोशी। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह एक निजी दौरे पर दिल्ली आ रहे थे कि उससे कुछ ही घंटे पहले इस्तीफे की खबर आई। अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू के बारे में उनकी राय सही साबित हुई। I don't tweet unless I mean it. And what is my tweet? You can quote. सिद्धू को जब मैं कह रहा हूँ कि अनस्टेबल तो उसको ने कोई रिएक्शन तो होगा ही, कुछ कहा होगा। इस्तीफे से पहले कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धू पर दांव लगाते हुए अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटने पर मजबूर किया था। जाहिर है नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने के 2 दिन बाद ही इस कदम से पार्टी शर्मिंदा हुई है। कांग्रेस के लिए और भी शर्मिंदगी की बात यह है कि सिद्धू के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलें लग रही हैं और उनके समर्थक भी उनका साथ देते नजर आ रहे हैं। रज़िया सुल्ताना ने सिद्धू के साथ एकता दिखाते हुए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। बुधवार को केजरीवाल पंजाब आ रहे हैं। दूसरे दलों को भी चुटकी लेने का मौका मिल गया है। 2-3 महीने पहले मैं एक बयान दिता सी कि ਜਿਹੜਾ नवजोत सिद्धू है आप मिसगाइडेड मिसाइल है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब के इस्तीफे के बाद एक बार फिर से पंजाब अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, शर्मिंदा महसूस कर रहा है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और कन्हैया कुमार ने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। गुजरात की जिग्नेश मेवानी तो कांग्रेस में तकनीकी कारणों की वजह से शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को अपनाने का ऐलान किया। इन दोनों नेताओं के जरिए कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि वो युवा वोटरों को अपनी ओर खींच पाएगी। शहीद भगत सिंह की जयंती के मौके पर दिल्ली के आईटीओ में राहुल गांधी ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी भी मौजूद रहे। फिर कांग्रेस दफ्तर आकर कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी के सामने कांग्रेस की सदस्यता ली। कुछ देर बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया ने जब बोलना शुरू किया तो लंबे बोले। इसी दौरान कांग्रेस को बचाने का बयान भी दे डाला। हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। जेएनयू के छात्र नेता के तौर पर उभरे कन्हैया 2019 में सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। कांग्रेस को लगता है कि अच्छे वक्ता होने के नाते बिहार और देश के दूसरे इलाकों में भी वो वोटरों, खासतौर पर युवाओं को आकर्षित कर सकते हैं। इस देश में नौजवानों की संख्या बड़ी तादाद में है और हम चाहते हैं कि जो भी नौजवान मजबूती के साथ अगर पहली लाइन में खड़ा रह सकता है लोगों के लिए, वो प्रदेश में भी काम कर सकता है और देश में भी काम कर सकता है। गुजरात के दलित समुदाय से आने वाले नेता जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि स्वतंत्र विधायक होने के नाते वो अभी औपचारिक तौर पर कांग्रेस की सदस्यता तो नहीं ले सकते, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा में उनकी पूरी आस्था है। मैं अपने आप को ये जब सवाल पूछता हूं कि मेरा फंडामेंटल फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी क्या होना चाहिए, तो अंदर से जवाब यही आता है, कुछ भी करके इस मुल्क के संविधान
लोकतंत्र और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहिए। और यदि उसको बचाना है तो मुझे उनके साथ खड़े रहना है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में न केवल कंट्रीब्यूट किया है, उसको लीड किया है, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ कर दिखाया है। और इसीलिए आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस मंच पर आपके साथ खड़ा हूं। बिहार में कांग्रेस आरजेडी की जूनियर पार्टनर है। माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार को बिहार में कांग्रेस फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देगी। अब देखना होगा कि कन्हैया कुमार वहां कांग्रेस की जमीन का कितना पुख्ता विस्तार कर पाते हैं। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगे को लेकर कहा है कि ये किसी घटना की प्रतिक्रिया के तौर पर नहीं हुए थे, बल्कि सुनियोजित ढंग से अंजाम दिए गए थे। किस मामले की सुनवाई पर कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है, सौरभ शुक्ला अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों में मारे गए पुलिस कांस्टेबल रतन लाल से जुड़े मामले में कई अहम टिप्पणी की हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आरोपी मोहम्मद इब्राहिम की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली दंगा पूर्व नियोजित था। दंगे को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। दंगे किसी घटना की प्रतिक्रिया की वजह से नहीं हुए थे। सीसीटीवी फुटेज से साफ होता है कि प्रदर्शनकारी पुलिस पर हमला कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के साथ साथ शहर के लोगों के सामान्य जीवन को बाधित किया। दंगाइयों ने सीसीटीवी को निष्क्रिय कर दिया था। प्रदर्शन के दौरान आरोपी मोहम्मद इब्राहिम कथित तौर पर तलवार लिए हुए था। उसके वकील ने तर्क दिया था कि रतनलाल की मौत तलवार से नहीं हुई थी। इसी मामले से जुड़े दूसरे आरोपी शाहनवाज की बेल याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 22 में से आप समझिए काफ़ी लोग अभी जेसी में हैं जिनकी जमानत अभी होनी बाकी है, लेकिन पुलिस की क्योंकि इन्वेस्टिगेशन 14 महीने के बाद, बड़ी ताज्जुब की बात है कि 14 महीने गुजर जाने के बाद में भी सप्लीमेंट्री के बाद सप्लीमेंट्री 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट आ चुकी हैं, उनकी भी कंप्लायंस हो गया, वो सारी चीज़ ट्रायल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसी सूरत में जब बिना डेफिशिएंट मटेरियल पे जब लॉयर्स आर्ग्यू नहीं कर सकते और उसमें बेल अभी नहीं मिल पा रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट पूरा नहीं माना कर हो रहा है कि उसमें सारी चार्जशीट जो है वो पूरी कंप्लीट सारी सप्लाई नहीं हुई है उनको, तो कैसे चार्ज पे आर्ग्यू करें, कैसे चीज आगे बढ़े। जज साहब ने इसको लेके काफी गंभीरता से उनके ऊपर जो है फटकार भी लगाई है, उनको डांटा है, उनको डायरेक्शन दी है, जो कानूनी तौर पे उनको फाइन भी किया है 20,000 रुपए का। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली के दंगे सुनियोजित थे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो दिल्ली पुलिस से पूछा जाना चाहिए कि दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे इतना बड़ा दंगा गढ़ दिया जाता है और दिल्ली पुलिस को काने कान खबर नहीं होती। साथ ही साथ कोर्ट कई बार दिल्ली पुलिस की दिल्ली दंगों में जांच को लेकर के फटकार लगा चुका है। सहयोगी अक्षय डोंगे के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश में महंगे होते पेट्रोल डीजल का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। बीते 5 दिनों में 4 बार डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। वहीं 2 महीनों में पहली बार पेट्रोल के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। आखिर क्या कारण है इस महंगाई का, शरद शर्मा अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। तनख्वाह तो कुछ नहीं है, तनख्वाह तो वही है। हाँ। पेट्रोल के रेट बढ़ गए, पेट्रोल के क्या सारी चीज़ों के रेट बढ़ गए। नहीं, तनख्वाह तो नहीं बढ़ी जी, आदत ही बढ़ गई। अब क्या करें, काम तो करना ही है ना। तनख्वाहें और आमदनी तो क्या ही बढ़ी है, ये सबको पता है। हाँ। आदत भी नहीं पड़ी है, लेकिन एक बेबसी होती है ना, क्या कर सकते हैं। ठीक है, बस वैसे ही है। बाकी पैसे तो जेब तो खाली होती है, बहुत खाली होती है। महंगाई की तलवार के सामने जनता बेबस और लाचार दिख रही है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल और महंगे होने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को बीते 5 दिनों में डीजल चौथी बार 25 पैसे महंगा हुआ, जबकि पेट्रोल के दाम 2 महीने में पहली बार 20 पैसे बढ़ गए। इस बार बढ़ते दामों का कारण लगातार महंगे होते कच्चे तेल को माना जा रहा है। एक महीने में कच्चे तेल के दाम 70 से बढ़कर $80 बैरल पहुंच गए हैं। लगभग 3 साल बाद पहली बार कच्चा तेल इतना महंगा हुआ है। जानकारों के मुताबिक कच्चा तेल महंगा होने के कई कारण हैं।
कोरोना कमजोर पड़ने से दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिससे डिमांड बढ़ रही है। लेकिन ओपेक यानी तेल उत्पादन देशों का संगठन सप्लाई नहीं बढ़ा रहा। बढ़ती मांग के चलते कच्चे तेल के दाम $90 प्रति बैरल पहुंचने के आसार जानकार जता रहे हैं, जिससे दामों को हवा लग रही है। कोरोना वायरस वैक्सीनेशन से उभरते हुए इकोनॉमी और की वजह से डिमांड बढ़ने की आशंका की वजह से हमने यहाँ पर भावों को सपोर्ट मिलते हुए देखा है। वहीं अगर हम देखें तो पिछले 2 महीनों में यूएस गल्फ ऑफ मैक्सिको में जिस तरीके से साइक्लोन्स आए हैं, उसकी वजह से वहाँ पे जो पाइपलाइन है वो वहाँ पर हट होती हुई दिखाई दी है और जो सप्लाई है वो वहाँ पर घटती हुई दिखाई दी है। सोचकर देखिए कि जिस समय कच्चा तेल सस्ता था, आप लोगों को, आम लोगों को पेट्रोल डीजल सस्ते मिल सकते थे, उस समय भी आप लोगों को सस्ते पेट्रोल डीजल नहीं मिले क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा था। तो अब तो कच्चा तेल ही महंगा हो गया है, ज़्यादा कुछ कहने को बचा ही नहीं है। दाम बढ़ाने के कुछ ना कुछ तर्क सरकार तब भी दे रही थी, तो अब तो सरकार के पास दाम बढ़ाने के बहुत ठोस तर्क आ गए हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रदूषित होती अल्सूर लेक। बेंगलुरु शहर के बीचों बीच खूबसूरत अल्सूर लेक के रखरखाव की कमी साफ झलकती है। लगातार बारिश के बावजूद इसका रंग बता रहा है कि पानी कितना प्रदूषित है। अब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की समिति ने 24 करोड़ का जुर्माना सरकार की 3 संस्थाओं पर लगाने की सिफारिश की है। अल्सूर लेक में पड़ा ये कचरा सिर्फ पानी के साथ नहीं आया, बल्कि बाहर से भी लाकर फेंका गया है। अल्सूर लेक में बढ़ते प्रदूषण के लिए एनजीटी की एक समिति ने सरकार की 3 संस्थाओं पर जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। इनमें मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप, बीबीएमपी और राज्य सरकार का जल सीवरेज बोर्ड शामिल है। इन तीनों एजेंसियों पर दूसरी संस्थानों के साथ अल्सूर लेक की देखरेख और इस्तेमाल की जिम्मेदारी है। Each and every one of these lakes is polluted. हर एक झील इस शहर की पूरी तरह से प्रदूषित है। इसी तरह से एनजीटी अगर जुर्माना लगाती रहे तो इन संस्थानों से दंड के तौर पर वसूली गई रकम झीलों को बेहतर बनाने में इस्तेमाल की जा सकेगी और एजेंसियों को भी चेतावनी मिलेगी कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह सरकारी संस्थाएं ही क्यों न हो। To the system that you cannot escape. भले ही एनजीटी अब कड़े फैसले लेने का इरादा जता रहा हो, लेकिन लंबे समय से अल्सूर झील लगातार प्रदूषण की चपेट में रही। 2016 के मार्च में बड़ी तादाद में मछलियां झील के किनारे पर मरी हुई मिली। इनमें छोटी बड़ी सभी तरह की मछलियां शामिल थी। ये प्रदूषण का नतीजा था। कभी ये शहर अपनी हरियाली और झीलों के लिए जाना जाता था। झीलें अब सिकुड़ती जा रही हैं, इनमें प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। झीलों की खस्ता हालत और अतिक्रमण के लिए अब एनजीटी के राडार पर बिल्डर्स के साथ साथ सरकारी संस्थाएं भी हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।